हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ की भांति आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो हर पेपर में आने की संभावना होती है उसकी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से संबंधित हम उन महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो खास करके जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम चुनाव आयोग के साथ साथ हम बात करने वाले हैं उन राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में जो फिलहाल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हैं। उनके साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको पार्टी बनानी है तो उस पार्टी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस एक आयाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका संविधान में उल्लेख है, और संविधान में उल्लेख है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 15 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो संविधान का भाग 15 है, संविधान का भाग 15 है, इसमें चुनाव आयोग के बारे में जानकारी दे रखी है। ये भाग 15, इसमें क्या दे रखा है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, इसमें क्या दे रखा है? चुनाव आयोग। अगर हम बात करें वहीं आर्टिकल की, इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दे रखे हैं। यानी आर्टिकल 15 भाग 15 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? 324 से लेकर के 329 तक इसमें आर्टिकल दे रखे हैं। और भाग 15 में किसका उल्लेख है? चुनाव आयोग का। तो कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि आयोग 4 दे देगा और उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। और ऑप्शन इस तरीके से होंगे जैसे चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, और एक रख देगा संघ लोक सेवा आयोग, और एक रख देगा मानवाधिकार आयोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कल मानवाधिकार कल वाली क्लास में देखा है, वो गैर संवैधानिक निकाय है। हमने मानवाधिकार पढ़ाते समय पर हमने एक भी आर्टिकल का उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब है किसी भी आर्टिकल में मानवाधिकार का उल्लेख नहीं है, इसलिए हमने किसी भी आर्टिकल का उल्लेख नहीं किया। हम बात करने वाले हैं फिलहाल में चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? अगर हम बात करें, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है, यानी चुनाव आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान में उल्लेख दे रखा है। और संविधान में उल्लेख किस में? भाग 15 में है। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324, इसमें लिखा हुआ है एक चुनाव आयोग होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक चुनाव आयोग होगा। अब चुनाव आयोग होगा, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, चुनाव आयोग होगा, इसमें यह भी पूछा जाता है कि ये जो चुनाव आयोग है अस्तित्व में कब आया। तो अस्तित्व में यदि हम बात करें इसकी, तो अस्तित्व में आने की बात यह है, ये अस्तित्व में आया था 25 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने वाला है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन चुनाव आयोग अस्तित्व में कब आ गया था? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपसे कभी भी पूछ लें कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 25 जनवरी को।
यानी मतदाता दिवस कब मनाते हैं हम? 25 जनवरी को। मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आर्टिकल 324 की बात करें, ये लागू कब हुआ था, तो इसके लागू की डेट है 26 नवंबर 1949 को। यानी सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे अच्छा पॉइंट है कि आर्टिकल 324 कब लागू हुआ। आर्टिकल 324 लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कहने का मतलब ये है, आप सोच रहे होंगे कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को कैसे लागू हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी भली भांति जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था। जब बन करके तैयार हुआ तो उस समय संविधान को लागू करने के लिए बहुत सारी कवायदें चली, लेकिन 26 जनवरी की ऐतिहासिक तिथि जो 26 जनवरी 1930 वाली है, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, उसको ये ऐतिहासिक मनाने के लिए इन्होंने 26 नवंबर को संविधान लागू नहीं किया, इन्होंने 26 जनवरी को संविधान लागू किया। लेकिन बात आती है कि पूरी तरीके से लागू, आंशिक रूप से लागू, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, 26 नवंबर 1949 को 15 और 1 आर्टिकल 394 16 अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। बाकी के बचे आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो ये जो 15 और 1 आर्टिकल जो 394 ये लागू हुए थे, 16 आर्टिकल लागू हुए 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन एक आर्टिकल 324 भी था जो लागू किया गया था, लागू कर दिया। चुनाव आयोग अस्तित्व में कब आ गया? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये 324 आर्टिकल लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग प्रारंभ में एक सदस्यीय संस्था थी। एक सदस्यीय संस्था, यानी प्रारंभ में चुनाव आयोग कैसी संस्था थी? केवल एक सदस्यीय संस्था थी। कैसी संस्था थी ये? एक सदस्यीय। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य होता था। मेरे प्यारे दोस्तों, 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया। 1989 तक ये केवल एक सदस्यीय संस्था थी, केवल एक सदस्य था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इस संस्था को बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया 16 अक्टूबर 1989 को। आप कहोगे 1950 से लेकर 1989 तक क्या केवल एक ही सदस्य होता था, एक ही सदस्य चुनाव कराता था? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, केवल एक ही सदस्य चुनाव कराता था। 1989 में 16 अक्टूबर को इस चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। लेकिन बाद में आगे चल कर के इसको 1 जनवरी 1990 ईस्वी को पुनः एक सदस्यीय संस्था बना दिया। एक सदस्यीय संस्था पुनः इसको बना दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 1 अक्टूबर 1993 को इस संस्था को पुनः बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया। तो ये बहुसदस्यीय, एक सदस्यीय, बहुसदस्यीय संस्थाएं बनाई जा रही हैं। अब हमें आप पूछोगे, अब वर्तमान में बता दो, इन फालतू की बातों को छोड़ो, कब बहुसदस्यीय, कब एक सदस्यीय, कब बहुसदस्यीय। अब वर्तमान में 2026 में,
अब वर्तमान में 2026 में क्या चल रहा है कि जो 1 अक्टूबर 1993 को जो बहुसदस्यीय संस्था बनाई गई थी वो आज लागू है। आज वर्तमान में क्या है, आज वर्तमान में क्या है, आज वर्तमान में ये है, अगर हम बात करें वर्तमान में तो चुनाव आयोग में एक मुख्य, वर्तमान में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, 3 सदस्यीय संस्था है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में चुनाव आयोग कैसी कितने सदस्य की संस्था है, 3 सदस्यीय संस्था है। इन 3 सदस्यीय संस्था में एक है मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब वर्तमान में ये है। अब वर्तमान में रोल क्या है, अब वर्तमान में मुख्य यानी चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 अन्य इलेक्शन कमीशन है। तो 3 सदस्यीय संस्था है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में ये आया होगा। अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि चुनाव आयोग से जब भी क्वेश्चन, देखो पॉलिटी का कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक है, उसको आप गहन तरीके से उसका अध्ययन करोगे, समझ में आएगा। आप समझने की कोशिश करोगे, समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे हम समझने की कोशिश करें और वो समझ में ना आए। समझने की कोशिश करेंगे, समझ में 100% आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो चुनाव आयोग से आने वाला कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हम किसी भी पेपर की जब भी तैयारी करते हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखने के साथ में जब हम पहली बार उसको पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उसको ऊपर से पढ़ें, ऊपर से कवर करने की कोशिश करें। जैसे ही हमने वो पढ़ लिया, क्योंकि हमें एक तो समय देखना है कि कितने समय में हमको सिलेबस करना है। समय कम है तो जो हमें लग रहा है हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन समय हमारे पास ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, टॉपिक जो भी दे रखे होंगे उनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि हम कोई भी एग्ज़ाम दें, इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम दें तो हम इसी वाले टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन पेपर को भी पास कर दें। मेरे प्यारे दोस्तों, हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, अच्छे तरीके से अध्ययन करें। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसमें 3 सदस्यीय संस्था इसको बना दिया गया, अब हम बात करने वाले हैं कि जब 3 सदस्यीय संस्था ये बनी है तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। सबसे पहली बात यह है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, और अगला पॉइंट ये है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और यहाँ वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी एक तो हमें देखना है पहले 1950 में कौन थे और एक देखना है अब 2026 में कौन है। तो सबसे पहले थे सुकुमार सेन, यानी पहले कौन थे, सुकुमार सेन। IMP लिख लेना इस पर, यानी कई बार पेपर में आ चुका है। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे,
तो पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये 1950 के समय पर थे और ये 2026 के समय पर हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। एक पॉइंट है जो हमें और ज़्यादा याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता है, कभी ऑप्शन में आएगा कि इनमें से किस पद पर, इसके किस सर्वोच्च पद पर कोई महिला अभी तक नियुक्त नहीं हुई है। ऑप्शन में रख देगा चुनाव आयुक्त, ऑप्शन में रख देगा मुख्य चुनाव आयुक्त रख देगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन बी, राष्ट्रपति ऑप्शन सी, राज्यपाल ऑप्शन डी, ऐसे रख देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक राज्यपाल भी महिलाएं बन चुकी हैं। भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नायडू राज्यपाल बनी। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रह चुकी हैं। यहाँ द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। वहीं हम बात करेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त चल रहा है, जिसमें के बारे में बताने वाला हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर भी एक महिला यानी रह चुकी हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो एक मात्र महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रह चुकी हैं, उनका नाम है वीएस रमा देवी। क्या नाम है? वीएस रमा देवी। तो कहने का मतलब है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर भी महिला रह चुकी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई महिला नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे 3 ऑप्शन सही थे। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई महिला नहीं अभी तक रही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन वो ही आंसर सही होगा, क्योंकि उसी में नहीं बैठी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये भी आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन होगा निर्वाचन आयुक्त। कौन होगा निर्वाचन आयुक्त, यानी क्वालिफिकेशन क्या है उसकी। तो हम बात करेंगे योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कौन बन सकता है चुनाव आयुक्त। मेरे प्यारे दोस्तों, योग्यता की बात करें, संविधान में किसी भी आर्टिकल में ऐसी योग्यता का उल्लेख नहीं दे रखा है, लेकिन ये योग्यता की जिम्मेदारी संसद पे छोड़ी गई है। संसद तय करेगी कौन बनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त, कौन बनेगा चुनाव आयुक्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संसद ने ये तय किया है कि IAS अधिकारी यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी ही क्या बन सकता है? चुनाव आयुक्त बन सकता है। IAS अधिकारी क्या बन सकता है? चुनाव आयुक्त बन सकता है IAS अधिकारी। चलो, हमने देख लिया इसकी क्वालिफिकेशन, ये हो गई। आगे हम बात करेंगे नियुक्ति कौन करता है, यानी नियुक्ति कौन करेगा इसकी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करेंगे, ये किसकी सिफारिश पर करेंगे? कॉलेजियम की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर करेंगे? कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम की। प्रारंभ में क्या था कि प्रारंभ में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे
सवाल तो उठना लाजमी था, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है ना, उसके 4 स्तंभ होते हैं, और 4 स्तंभ में एक न्यायपालिका होती है, एक चुनाव आयोग होता है, एक कैग होता है जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल 148 में है, और एक है संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। तो ये 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के। अगर ये 4 लोग ही, अगर ये 4 संस्थाएं ही निष्पक्ष तरीके से, निडर तरीके से, निर्भीक होकर के ये काम करेंगी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर ये उंगली उठ रही थी कि चुनाव आयोग में जो आयुक्त नियुक्त होते हैं, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, और मंत्रिपरिषद की सलाह का मतलब कार्यपालिका। अगर कार्यपालिका के द्वारा अगर इन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये चुनावों में उनकी मदद करेंगे, इसलिए सवाल उठते आ रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में पहले ये राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त करते थे राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त को, लेकिन अब मंत्रिपरिषद का कोई रोल इसमें नहीं है। अब किसकी सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है? कॉलेजियम की सिफारिश पर। ये जो कॉलेजियम है इसमें 3 सदस्य हैं। इस कॉलेजियम में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं, और 3 सदस्य जिसमें एक अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री, और एक होंगे गृह मंत्री। ये गृह मंत्री होंगे अमित शाह, और एक होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये 3 लोग नाम किसको देंगे? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की क्या कर देगा? नियुक्ति कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, योग्यता आईएएस व्यक्ति होना चाहिए। अब नियुक्ति हो गई तो इनका कार्य क्या होगा? अब नियुक्ति हो गई तो काम भी तो होगा इनका कुछ। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव आयोग का काम होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है? नंबर 1, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद का चुनाव कराना, यानी ये चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव आयोग क्या करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लोकसभा का चुनाव कराता है, राज्यसभा का चुनाव कराता है, विधानसभा का, विधान परिषद का चुनाव कराता है। चुनाव कराने की बात आए तो ये इन 6 का चुनाव कराता है चुनाव आयोग। वहीं हम बात करें, इसके अलावा अगर किसी का चुनाव होगा भारत में तो वो राज्य चुनाव आयोग कराएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग की हम बात कर रहे हैं, वो इनका चुनाव कराता है। नंबर 2, मतदाता सूची तैयार कराना। मतदाता सूची तैयार करना, यानी चुनाव आयोग का काम क्या है? मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना चुनाव आयोग का काम है। नंबर 3,
आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता यानी MCC क्या करता है, लागू करता है। लागू मतलब आदर्श आचार संहिता का मतलब है MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराता है आदर्श आचार संहिता। अब बात आती है, आप लोग कहते हो कि आदर्श आचार संहिता कितने समय पहले लागू होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम 30 दिन पहले, अधिकतम 90 दिन पहले आचार संहिता लागू। दोस्तों, चौथा जो पॉइंट कार्य है इस चुनाव आयोग का, चौथा कार्य है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। इसका काम क्या है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव की अधिसूचना का मतलब ये है कि ये चुनाव आयोग तय कर देता है कि चुनाव कब होंगे, यानी अधिसूचना का मतलब है चुनाव की डेट फिक्स करना। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, पुदुचेरी में चुनाव हुए हैं। तो कौन से राज्य में कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे, ये तय कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये काम 4 हैं। और काम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराता है। ये राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह यानी चुनाव चिन्ह अंकित कराता है, देता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम आगे बात करेंगे इसके संबंध में, तो चुनाव आयोग का काम क्या है, जैसे मानो कोई बड़ा लीडर है और वो कहीं ना कहीं वोटर को ऐसे लुभा रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो ऐसे बड़े लीडर की सभाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोई राजनीतिक पार्टी बार बार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, तो उसकी जो मान्यता है उसको रद्द किया जा सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कोई मतदाता है, कोई वोटर है, वो अगर स्थानीय क्षेत्र पर जाकर के कहीं ना कहीं वो दबाव बना रहा है, तो उसका मतदाता सूची से नाम काटा जा सकता है। कहीं ना कहीं मान लो कोई प्रत्याशी है, प्रत्याशी कोई गलत कदम उठा रहा है, तो चुनाव आयोग उसकी उम्मीदवारी को खारिज भी कर सकता है। ये चुनाव आयोग के कार्य हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वहीं हम आगे बात करेंगे चुनाव आयोग के, जो इसमें जो सदस्य होते हैं उनका वेतन भत्ता कितना होता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को जो वेतन मिलता है उसका किसके बराबर वेतन मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे किसकी, वेतन की, इनको वेतन मिलता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को जो वेतन मिलता है किसके बराबर मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन मिलता है इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, वेतन भत्ता समझ में आ गया होगा। वहीं अब आगे हम बात करेंगे इनका कार्यकाल कितना होता है। तो अगर हम बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, और वहीं हम बात करेंगे अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष या
62 वर्ष। अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कार्य देख लिया, नियुक्ति देख ली, हमने सारी चीज़ें देख ली। अब हम बात करने वाले हैं शपथ के बारे में, यानी शपथ कौन दिलाता है इन्हें। तो अगर हम बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? और अन्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और अन्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ दिलाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन शपथ दिलाता है? अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है। यानी हटाने की प्रक्रिया। इनको अगर हटाना है तो ये कैसे हटेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, और जो पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो हमें यहाँ ध्यान रखने योग्य है। क्योंकि एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात आती है और एक आती है अन्य निर्वाचन आयुक्त की। तो अगर हटाने की बात चल रही है तो अगर हम बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, अगर हम बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाएगा? संसद हटाएगी। कौन हटाएगा? संसद हटाएगी। और संसद कैसे हटाएगी? यहाँ ये लिखा हुआ है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। प्रस्ताव जब भी लाया जाएगा, प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया है वही हाई कोर्ट के जज की प्रक्रिया के हटाने की है। तो यहाँ प्रक्रिया क्या है? जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। अगर प्रस्ताव राज्य लोकसभा में लाया गया है तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 100 सदस्य होने चाहिए। और यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है तो कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए। ये सदस्य ला सकते हैं। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 सदस्य, राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सदस्य। प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उस चर्चा होने से 14 दिन पहले संबंधित को सूचना दी जाएगी कि आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। उसके बाद में सामने वाला व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए आएगा। उसके पक्ष से संबंधित सदन संतुष्ट नहीं हुआ तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होकर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन भी इसी बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो पद खाली मान लिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के संबंध में यहाँ यही बात की गई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो संसद ही हटाएगी, लेकिन उसी प्रक्रिया से हटाएगी जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब चलो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तो बात हो गई कि ज्ञानेश कुमार ऐसे हटेंगे, संसद हटाएगी। कौन हटाएगी? संसद हटाएगी। लेकिन बात आए अन्य निर्वाचन आयुक्त की।
अगर बात आ रही है अन्य निर्वाचन आयुक्त की, जो 2 हैं वो कैसे हटेंगे अगर कोई उन पर आरोप लगाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों उनको हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। उनको कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएंगे। लेकिन किसके परामर्श पर? मुख्य चुनाव आयोग के परामर्श पर कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति हटाएगा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद हटाएगी। प्रक्रिया हमने आपको बता दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो वो वाले पॉइंट थे जो अक्सर करके पेपर में बनते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं आर्टिकल 325 की। आर्टिकल 325 क्या कहता है? मेरे प्यारे दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो और अच्छे अच्छे टॉपिकों पर वीडियो बन के आएगी। हमारा फोकस है यूपी पुलिस और यूपीएसआई जो आने वाली वैकेंसी है। योगी जी ने अभी घोषणा की है कि लगभग 1 लाख भर्ती उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में होने वाली है। तो पुलिस विभाग में कई सारे वो होते हैं, एसआई की भी होगी, जिसमें सिविल की भी होगी, पीएसी की भी होगी, फायर ब्रिगेड, जेल पुलिस, कई सारे पॉइंटों पर भर्ती होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों क्यों ना हम अच्छे तरीके से तैयारी करें, कम समय में नौकरी ले लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम यहीं पर हम बात करने वाले हैं अगले अनुच्छेद, जिसका नाम है 325। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 में कह रखा है कि चुनाव आयोग जब भी मतदाता सूची तैयार करेगा, यानी मतदाता सूची तैयार करते समय जाति, धर्म, लिंग के आधार पर मतदाता सूची तैयार नहीं करेगा। यानी मतदाता सूची न तो जाति के आधार पर होगी, न धर्म के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर। आपने मतदाता सूची देखी होगी, वोटर लिस्ट देखी होगी, वहाँ गांव में कोई भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति कैसा है, वार्ड के हिसाब से लिस्ट होती है, वार्ड के हिसाब से नाम होते हैं। जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर कभी नहीं होते। मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम बात करें अनुच्छेद 326। आर्टिकल 326 कहता है कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, आज के समय पे 18 वर्ष की कह रहा है ये आर्टिकल 326। प्रारंभ में ये कहता था कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष हो गई है तो आप मतदाता सूची में नाम बढ़वा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों प्रारंभ में आर्टिकल 326 में प्रारंभ में मतदाता की आयु, मतदाता की उम्र 21 वर्ष थी। कितनी थी मतदाता की आयु? 21 वर्ष थी। यानी जिसकी 21 वर्ष की उम्र हो गई है वो अपना मतदाता सूची में नाम बढ़वा सकता है। वहीं हम बात करें 61वां संविधान संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, और ये संशोधन करके 21 वर्ष जो मतदाता की आयु थी उसे घटाकर कितना कर दिया है? 18 वर्ष कर दिया है। तो आज के समय पे मतदाता की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। अभी होमगार्ड का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतदाता की आयु कितनी होती है। यानी जो चुनाव होते हैं उसमें जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, जो वोट डालते हैं, कितनी उम्र तक का व्यक्ति वोट डाल सकता है? 18 साल का। पहले कितना था? 21 साल। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। मेरे प्यारे दोस्तों अगला है आर्टिकल 327। 327 में लिखा हुआ है परिसीमन
के संबंध में, परिसीमन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 327 कहता है कि परिसीमन के बारे में कानून संसद बना सकती है। अब आप कह रहे होंगे ये परिसीमन क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम परिसीमन की बात करें, ये परिसीमन ये है कि कौन सा वार्ड, कौन सा गांव, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालेगा, यानी कौन सा गांव कौन से निर्वाचित क्षेत्र में वोट डालेगा, ये ही परिसीमन कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मान लो आपका गांव है, पहले किसी विधानसभा में मतदान करते थे आप, लेकिन परिसीमन संसद ने कानून बनाया और कह दिया ये वाला गांव अब की बार इस वाली विधानसभा में वोट करेगा, तो ये परिसीमन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में दे रखा है? 327 में है। और ये कौन कानून बना सकता है? केवल संसद बना सकती है। और अगला आर्टिकल जो देखना हमें, अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है वो है 329। और 329 आर्टिकल कहता है कि परिसीमन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। यानी परिसीमन को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अगर आपसे कह दिया आपका गांव इस वाली विधानसभा में वोट डालेगा, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, नहीं हम तो इस वाली विधानसभा में वोट डालेंगे, नहीं, यही परिसीमन कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आपने देखा होगा आर्टिकल 324 से शुरू हुआ चुनाव आयोग, 329 तक पहुँच गया, और ये लास्ट आर्टिकल कौन सा है? 329। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग से संबंधित कुछ समितियों की, जिसमें हम के संथानम समिति की बात करेंगे, जिसमें हम वी.एस. तारकुंडे समिति की सिफारिश करेंगे, और इसी में हम गोस्वामी समिति की सिफारिश की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग से संबंधित कुछ समितियों के बारे में। चुनाव आयोग से संबंधित कुछ समितियों के बारे में बात करने वाले। चुनाव आयोग से संबंधित समिति है। चुनाव आयोग से संबंधित समितियाँ, चुनाव आयोग से संबंधित समितियों के बारे में बात करेंगे। तो पहली समिति है वो है के संथानम समिति। के संथानम समिति, के संथानम समिति चुनाव आयोग में सुधार से संबंधित है। यानी चुनाव आयोग में ये किसके लिए बनी है? सुधार के लिए, कि चुनाव आयोग में और क्या सुधार हो सकता है। तो पहले समिति बनी के संथानम समिति, और ये समिति कब बनी थी? 1962 में। इस समिति ने सिफारिश देते हुए कहा कि ये जो चुनाव लड़ते हैं उन सभी उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए। यानी इनके लिए क्या की जाए? शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाए। बाहर ले जाए, शैक्षणिक योग्यता क्या की जाए? निर्धारित की जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज तुमने देखा होगा जो हमने 6 नाम लिए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति है,
उपराष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है। इन 6 के चुनाव ये कराता है। इन 6 में से किसी की भी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि के संथानम समिति ने जो सिफारिशें दी थी वो वर्तमान में लागू नहीं हो पाई हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करेंगे दूसरी समिति की। उसका नाम है वी.एस. तारकुंडे समिति। वी.एस. तारकुंडे समिति। ये जो वी.एस. तारकुंडे समिति है ये बनी थी 1975 में, और वी.एस. तारकुंडे समिति ने 1975 में अपनी सिफारिश दी, और सिफारिश में क्या क्या कहा उस पर ध्यान देने योग्य बात है। सबसे पहली बात कही कि ये जो मतदाता की आयु है, ये जो मतदाता की जो उम्र है, ये उम्र है 21 वर्ष, इसे घटाकर 18 वर्ष किया जाना चाहिए। और ऐसा ही हुआ है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। तो हम ये कह सकते हैं इसकी ये वाली सिफारिश वर्तमान में लागू है। वहीं हम दूसरी बात करें, इसने चुनाव आयोग होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए। तो राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख वर्तमान में किस आर्टिकल में? आर्टिकल 343 के में दे रखा है, राज्य में राज्य चुनाव आयोग होगा। यानी तीसरे पॉइंट में ये कहा था कि ये जो चुनाव आयोग है, ये जो चुनाव आयोग है बहुसदस्यीय संस्था इसको बनाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तारकुंडे समिति ने जो दलीलें दी, जो सिफारिशें दी, कहीं ना कहीं ये भी लागू है वर्तमान में, ये भी लागू है और ये भी लागू है। तो वही मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम तीसरी समिति की बात करें, उसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। ये जो दिनेश गोस्वामी समिति है ये बनी थी 1990 में, और इसने सिफारिश क्या दी? इसकी पहली सिफारिश ये थी कि चुनाव ईवीएम से कराए जाएं, और वर्तमान में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, इसकी सिफारिश लागू है। और दूसरी बात ये थी कि ये जो मतदाता का जो आई कार्ड होता है, जिसे हम पहचान पत्र कहते हैं, पहचान पत्र फोटो युक्त होना चाहिए, फोटो युक्त होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आईडी कार्ड होता है मतदाता का, वोटर कार्ड होता है, उस पर फोटो होना चाहिए उसका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति ने जो दलीलें दी हैं, जो सिफारिशें दी हैं, इसकी ही लागू हैं, लेकिन इसकी के संथानम समिति वाली सिफारिशें लागू नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन 3 समितियों को याद रखना, कब कब बनी हैं, इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी हैं, वो पेपर में अक्सर करके पूछी जाती हैं। आगे हम बात करने वाले हैं राजनीतिक दलों के बारे में। राजनीतिक दलों के बारे में, ये जो राजनीतिक दल का मतलब ये है कि कोई अगर पार्टी बनानी है तो कैसे बनेगी, क्या है उसका उपाय, कैसे बन सकती है, और वर्तमान में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कितनी राज्य पार्टियां हैं, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये ध्यान देना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे राजनैतिक दल, अगर हम बात करें राजनीतिक दलों के बारे में, तो अगर किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक दल में, हमें सबसे पहले ये देखना है कि वर्तमान में कितनी पार्टी हैं।
लगभग में कितनी हैं? 3000 पार्टी पूरे भारत में है। कितनी है? लगभग 3000 पार्टी पूरे भारत में है। यही हम बात करेंगे 67 पार्टी राज्य दल हैं। 67 पार्टी कैसी हैं? राज्य दल हैं। और 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं। 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और ये जो 6 पार्टी हैं राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कौन कौन सी हैं वो 6 पार्टी, तो हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। वही हम बात करेंगे भाकपा। भाकपा का मतलब है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। वहीं हम बात करेंगे बीएसपी। बीएसपी का मतलब है बहुजन समाज पार्टी। वही हम चौथी पार्टी की बात करेंगे तो वो है एनएनपी, नेशनल एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। वही हम बात करेंगे 4 हो गई आम आदमी पार्टी, आप जिसे हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी। यानी पार्टी कितनी हो गई? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भाकपा, बीएसपी, एनएनपी, एपी, वो AAP, ये और एक जो 6वीं पार्टी है उसका नाम है बीजेपी। क्या नाम है? बीजेपी। बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी। कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। तो यानी मेरे कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ये 6 पार्टी हैं। ये भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनको मिला हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है और एक आपकी भाकपा है, बीएसपी है, एनपीपी है, एएपी है, यानी जिसे हम आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी, और एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इनको राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। दूसरी बात यह, अगर पार्टी बनानी है तो कैसे बनेगी, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। अगर कोई पार्टी बनानी है तो कैसे बनेगी? कोई नया राजनीतिक दल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई पार्टी बनानी है तो 10,000 रुपये राशि, 10,000 रुपये जेब में हो और 100 सदस्य हों, आप क्या बना सकते हैं? पार्टी बना सकते हैं। नहीं, यानी 10,000 रुपये जेब में हो, 100 सदस्य हों और 100 व्यक्ति ऐसे हों जिनका मतदाता सूची में नाम हो, आप अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना चाह रही है तो वो कैसे प्राप्त करेगी? तो उनके लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें कौन कौन सी हैं, इन पर ध्यान देना है। जो चुनाव होगा लोकसभा का, लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं का
6% वोट मिल जाए, यानी लोकसभा का चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं का कितना परसेंट वोट मिले, 6% वोट मिले तथा 4 लोकसभा की सीट आपने जीती है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। टोटल मतदाताओं का 6% वोट मिल जाए और 4 सीट मिल जाए, और 4 सीट 6% वोट जितने भी भारत में लोकसभा का चुनाव होगा, जितने भी मतदाता होंगे उसका 6% वोट मिल जाए, 4 सीटें मिल जाएं, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर इस तरीके से आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल नहीं करना चाह रहे हैं तो कह रखा है या तो ये हो या फिर दूसरी बात हो। दूसरी बात का मतलब है लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव में टोटल जो मतदाता हैं उनका जो टोटल सीटें हैं उसका कितना 2% सीटें, और 2% सीट का मतलब 2% सीट का मतलब ये है, कोष्टक में लिखा हुआ है 11 सीट आप जीत लो और आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि अभी 2024 का जो चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी की तो 37 सीट आई हैं, उसको तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। उसमें आप चंद्रबाबू नायडू की सीट ले सकते हो, उसमें आप इधर नीतीश कुमार की सीटें ले सकते हो, तो इनको तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। हमारे गणित तो समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 2% सीट यानी 11 सीट आपने जीती हैं, और ये 11 सीटें कितने राज्यों से जीती हैं? 3 राज्यों से जीती हूँ, 3 राज्यों से ये जीती हूँ, तब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। लेकिन ये तो 37 सीट अकेले एक राज्य उत्तर प्रदेश से, एक से नहीं 11 सीट भी जीतो भले ही, लेकिन कितने राज्यों से जीतो? 3 राज्यों से, तो ही आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। अगर आप पे ये भी नहीं है तो फिर यहाँ लिखा हुआ है 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो तो आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाने में कोई देर नहीं लगेगी, आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। यानी या तो आप इस रास्ते से राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं, या आपकी पार्टी इस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, या इस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चुनाव से संबंधित जो भी पहलू थे, जहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, वो मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं। आपके क्लास एक बार में समझ में ना आए, आप दोबारा देख सकते हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या और सुधार की आवश्यकता है। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।